यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे सरकार के द्वारा, या मैं कहूँ उद्धव ठाकरे सरकार के द्वारा नहीं, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जो प्रिविलेज भंग, यानी कि असेंबली के प्रिविलेज भंग का नोटिस दिया गया था। आप लोगों को याद होगा कि कंगना रनावत को भी इसी तरह का नोटिस दिया गया था कि महाराष्ट्र को उन्होंने पीओके से कंपेयर कर दिया था। और अर्नब गोस्वामी चूँकि लगातार सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार महाराष्ट्र सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं, उसमें वो उद्धव सरकार को क्वेश्चन कर रहे हैं, वो बार बार शरद पवार जी को क्वेश्चन कर रहे थे। और क्वेश्चन करना मुझे लगता है पत्रकारों का काम है, और चूंकि वो सवाल लगातार पूछ रहे थे इसलिए महाराष्ट्र असेंबली ने उनके खिलाफ प्रिविलेज भंग का, विशेषाधिकार हनन का मुकदमा लगा दिया। अब पहले हालांकि सुप्रीम कोर्ट में वो केस गया, इस मामले को अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट की आशंका ये है कि अभी तक इस पर मोशन नहीं आया है, अभी तो केवल एक शो कॉज नोटिस गया है, इसलिए इस पर अभी आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। हालांकि उन्होंने नोटिस इशू कर दिया, महाराष्ट्र सरकार को नोटिस इशू कर, महाराष्ट्र सरकार असेंबली को नोटिस इशू कर दिया। अब सबसे पहले हम इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं आर्गूमेंट्स के मामले में कि हरीश साल्वे जी ने क्या आर्गूमेंट किए अर्नब गोस्वामी की साइड से, और मामला क्या है एक्चुअली। आप लोगों को याद होगा कि पालघर केस में उद्धव ठाकरे को क्वेश्चन किया था अर्नब गोस्वामी ने, और बहुत सारे मैटर जो महाराष्ट्र में चल रहे हैं, चाहे वो करिश्मा भोसले का मैटर रहा हो, या फिर सुशांत सिंह राजपूत का मैटर रहा हो, ड्रग्स का मैटर रहा हो, या कंगना रनावत का म्यूनसिपालिटी वाला मैटर रहा हो, इन मामलों में अगर किसी चैनल ने खुलकर कोई बात कही और सरकार से प्रश्न पूछे तो वो अर्नब गोस्वामी ने पूछे। अब अर्नब गोस्वामी चूँकि लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं कि सरकार जवाब दे, इसलिए सरकार तो कुछ जवाब दे नहीं सकती। सरकार ने असेंबली का इस्तेमाल किया और असेंबली में उनके खिलाफ दोनों हाउसेस में मोशन लाया गया। उस मोशन पर शो कॉज नोटिस इशू किया। हालांकि वो मोशन लाने वाले विधायक दोनों के दोनों ही शिवसेना के हैं, लेकिन उस पर नोटिस इशू किया कि उद्धव ठाकरे के ऊपर प्रश्न खड़े किए गए हैं, उद्धव ठाकरे को बदनाम करने की कोशिश ये चैनल कर रहा है, ये व्यक्ति कर रहा है। और उद्धव ठाकरे की बदनामी महाराष्ट्र की बदनामी है, और महाराष्ट्र की बदनामी मतलब असेंबली की बदनामी है, और असेंबली का प्रिविलेज जो उसका विशेषाधिकार है उसका हनन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि शायद महाराष्ट्र असेंबली में बैठे हुए लोगों को ये जानना चाहिए, चूँकि संविधान के पदों पर बैठे हुए हैं, इसलिए संवैधानिक मामलों की जानकारी उनको होना ही चाहिए। लेकिन मामलों की जानकारी उनको होना चाहिए किस हैसियत से, कि क्या 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 मैटर रहा और किस स्टेज पर वो सब कुछ था, ये सब उनको पता होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि 3 ऑर्गन्स होती हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव। जो फंक्शन है, जो कानून बनाने का काम है, वो असेंबली का काम रहता है। उसको इम्प्लीमेंट करने का काम सरकार का रहता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव का रहता है। और जो काम हुआ है उस काम को एनालाइज करने का काम, या उस पर जो प्रश्न खड़े होते हैं, या उस पर जो लीगल एनोमलीज क्रिएट होती हैं, उसका काम जुडिशरी का है। अब उद्धव सरकार के ऊपर प्रश्न खड़े किए गए हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर प्रश्न खड़ा किया जाता है, और एग्जीक्यूटिव के ऊपर जब प्रश्न खड़ा किया जाता है, यानी कि सरकार के ऊपर प्रश्न किया जाता है, तो वो असेंबली का मामला नहीं होता। असेंबली का मामला तब होता है जब असेंबली ने कोई कानून पास किया हो, असेंबली ने कुछ किया हो, असेंबली कुछ करने वाली हो, असेंबली का घेराव किया जा रहा हो, असेंबली के ऊपर पत्थरबाजी की जा रही हो, असेंबली को क्रिटिसाइज किया जा रहा हो। अगर असेंबली को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है, अंदर क्या चल रहा है, क्या हुआ, उसकी कोई चर्चा नहीं है, तो साफ सी बात है कि सरकार के ऊपर प्रश्न है। सरकार असेंबली नहीं होती। सरकार को बहुमत असेंबली से सिद्ध करवाना होता है कि असेंबली में जो विधायक हैं वो विधायक की मेजॉरिटी किसके साथ है। सिर्फ इतनी सी बात असेंबली में सरकार की होती है। सरकार का असेंबली में कोई बहुत बड़ा इंटरफेरेंस नहीं होता। अगर अपोजिशन
असेंबली में बिल कोई लेकर आता है और उस अपोजिशन पर अगर वोटिंग प्लस हो जाती है तो सरकार उसके विरोध में खड़े होते हुए भी वो कानून बन जाता है। क्यों? क्योंकि असेंबली का काम है कानून बनाना, असेंबली का काम है चर्चाएं करना, असेंबली का काम है कि सरकार से प्रश्न पूछना, और सरकार असेंबली के लिए जवाबदेही होती है। सरकार का काम है कि वो असेंबली को जवाब दे। क्यों? क्योंकि सरकार का काम था कि वो जनता को जवाब दे। चूंकि जनता के एक एक प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते, इसलिए जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि असेंबली में बैठते हैं। जनता के बिहाफ पर असेंबली में वो प्रतिनिधि सवाल पूछते हैं, उन सवालों का जवाब देना सरकार का काम होता है। असेंबली सरकार नहीं होती। चूंकि सरकार को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया है, इसलिए सरकार के क्रिटिसाइजेशन को किसी भी तरह से असेंबली का क्रिटिसाइजेशन नहीं माना जा सकता, जबकि असेंबली ने उसको अपने ऊपर ले लिया। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में भी हरीश साल्वे जी ने यही प्रश्न किया कि आप मुझे बता दीजिए कि असेंबली का के विषय में क्या बोल दिया अर्णब गोस्वामी ने। असेंबली के लिए तो उन्होंने आधा शब्द नहीं बोला है, असेंबली के लिए तो कोई प्रश्न ही नहीं आया। वो अगर प्रश्न कर रहे हैं तो वो प्रश्न कर रहे हैं सरकार के ऊपर, वो प्रश्न कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, वो प्रश्न कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के ऊपर, वो प्रश्न कर रहे हैं पुलिस के ऊपर, वो प्रश्न कर रहे हैं म्युनिसिपैलिटी के ऊपर, वो प्रश्न कर रहे हैं सरकार के प्रतिनिधि और मंत्रियों के ऊपर। अब सरकार के मंत्रियों पर प्रश्न करना कब से मना हो गया मैं समझ नहीं पाया। आर्टिकल 19(1)(a) में सभी को अधिकार है कि हम अपनी बात कहें, हमें राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में हमको प्रश्न पूछने का अधिकार होता है कि सरकार हमने चुनी है तो सरकार से हम प्रश्न करेंगे। अब सोचने की बात यह है कि उद्धव सरकार इतने से प्रश्नों से डिग गई और इतने से प्रश्नों से परेशान होकर वो गलत पावर का इस्तेमाल करने लगे या गलत तरीकों का संवैधानिक इस्तेमाल करने लगे। आप सोचकर देखिए कि मोदी सरकार जब वो गुजरात में थी तो क्या नहीं कहा गया, मौत का सौदागर, पता नहीं क्या क्या और क्या नहीं कहा गया। और जब वो केंद्र में सरकार बनी तब भी क्या नहीं कहा गया, देश में भी विदेश में भी, असेंबली के अंदर भी असेंबली के बाहर भी, और आज भी लगातार उनके लिए बहुत कुछ कहा जाता रहा है। लेकिन ऐसा कभी मोदी सरकार ने कोशिश नहीं करी कि भाई जो लोग हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनके खिलाफ हम नोटिस कर दें, उनको हम असेंबली में बुलाएं, असेंबली नोटिस कर दे, विशेषाधिकार हनन का मामला असेंबली का बना दें और उनको जेल भेज दें। ये मामला तभी बन सकता है जब असेंबली को क्रिटिसाइज किया जा रहा हो, असेंबली के अंदर की कार्यप्रणाली को क्रिटिसाइज किया जा रहा हो, असेंबली को काम नहीं करने दिया जा रहा हो, असेंबली के जो सिस्टम है उस सिस्टम की बड़ी आलोचनाएं की जा रही हों और उसको कटघरे में खड़ा किया जाए जिससे असेंबली का काम बाधित हो रहा हो। असेंबली की प्रिविलेज है, उस प्रिविलेज के अगेंस्ट में नहीं हो सकता। लेकिन सरकार पर तो प्रश्न किए जाएंगे। अगर सरकार से प्रश्न करना ही मना कर दिया जाएगा, सरकार पर प्रश्न ही नहीं किए जा सकते, तो फिर आप मुझे बता दीजिए कि काहे की डेमोक्रेसी और कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। किस हिसाब से भारत में डेमोक्रेसी या उद्धव सरकार डेमोक्रेसी की बात कर रही है, जिस डेमोक्रेसी में सरकार पर प्रश्न करने का अधिकार भी लोगों को नहीं है। जिसको सरकार को हमने चुना, जिन लोगों को हमने चुनकर सरकार में बिठाया, जिनके नेतृत्व में हम काम करना चाहते हैं, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे वो उद्धव सरकार हो, चाहे वो योगी सरकार हो, जो सरकार भी बैठी है उस सरकार पर प्रश्न करने का मुझे अधिकार है कि वो अपना कार्य कैसे कर रही है। जैसे हमने देखा होगा कि मोदी सरकार बैठी है तो बहुत लोगों ने प्रश्न किए कि भैया आप ये एनजीओज का पैसा आता है वो क्यों नहीं बंद कर रहे हैं, आप ये क्यों नहीं कर रहे, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं ला रहे, आप मंदिर क्यों नहीं बनवा रहे, आप मंदिर की डेट क्यों नहीं बता रहे, आप 370 क्यों नहीं खत्म कर रहे। कितने सारे प्रश्न मोदी सरकार के ऊपर पूछे जाते रहे। वो शांत रहे, उन्होंने कोई नोटिस नहीं इशू किया। धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आया, वक्त आते आते उन्होंने उस विषय पर अपना काम करना शुरू किया और लोगों को संतुष्टि मिली। तो उद्धव सरकार जब उनको क्रिटिसाइज कोई कर रहा है तो क्यों नहीं वो काम वैसा करते हैं जिससे क्रिटिसाइजेशन का वो खत्म हो। अब योगी सरकार को खूब क्रिटिसाइज लोग करते रहे, लेकिन लगातार वो कहते रहे आप हमें क्रिटिसाइज करिए ताकि हमें हमारी गलतियां पता लगे और जैसे जैसे हमारी गलतियां पता लगेंगी हम उसको सुधारेंगे। ऐसे वो सदैव से स्टेटमेंट देते रहे। तो अब महाराष्ट्र में ऐसा क्या हो गया कि आप सीधे नोटिस इशू करने लगे और आप सीधे प्रिविलेज के मामले में उनको जेल भेजने के लिए तैयार घूम रहे। हालांकि और अभी सुप्रीम कोर्ट में हरीश साल्वे जी ने कहा कि एन राम जो द हिंदू के पब्लिशर हैं
और हम सबको मालूम है कि द हिंदू देश में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ये दो एक देश के ऐसे अखबार हैं जो निगेटिव के अलावा कभी पॉजिटिव नहीं लिखते। इनकी फ्रंट में निगेटिव न्यूज़ मिलेगी और इनके जो एडिटोरियल हैं उन एडिटोरियल्स में आपको देश के खिलाफ जो लिखा जा सकता है वो सब कुछ लिखा होगा। भले ही वो एनालिटिकल बात कहें कि हम एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन एनालिटिकल वो ऐसा लिखते हैं और साथ में लोगों को कन्विंस ये किया गया कि ये यूपीएससी के जो पार्टिसिपेटर्स हैं उनके लिए। एन राम एक ऐसे व्यक्ति हैं, द हिंदू एक ऐसा अखबार है जिसके खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने, तमिलनाडु की असेंबली ने सबसे ज़्यादा नोटिस इशू किए, सबसे ज़्यादा बार उनको जेल भेजा गया, सबसे ज़्यादा उनके खिलाफ मुकदमे हुए। एन राम का मैटर इस समय 7 जजों की बेंच में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और ये डिसाइड होना है कि वाकई में सरकार की क्रिटिसाइजेशन और असेंबली की क्रिटिसाइजेशन में कुछ फ़र्क है या नहीं है। क्या ये असेंबली का कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट और प्रिविलेज में कोई फ़र्क है क्या, असेंबली और सरकार में कोई फ़र्क है क्या, सरकार की क्रिटिसाइजेशन क्या असेंबली की क्रिटिसाइजेशन मानी जाती। ये सारे प्रश्न अभी वो 7 जजों की बेंच में लिस्पेंडेंस है जिसका डिसीजन आना अभी बाकी है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दो ऐसे अखबार हैं जो, और एनडीटीवी, ये न्यूज़ चैनलों में एनडीटीवी, तिरंगा चैनल और ये कई एक ऐसे हैं जो देश के अगेंस्ट में ही हमेशा खड़े दिखाई देते हैं और कहते ये हैं कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। एंटी इस्टेब्लिशमेंट चाहे किसी की सरकार हो, ऐसा नहीं है कि इनकी सरकार है, वो किसी की सरकार हो, वो कहते हैं हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। एंटी इस्टेब्लिशमेंट का मतलब मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन अभी आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की असेंबली को नोटिस इशू करके उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा है कि आप आखिर क्या चाहते हैं, इसके पीछे राज क्या है। इस नोटिस को जो चैलेंज किया गया था, जो असेंबली ने नोटिस किया था, उस नोटिस को जब अर्णब गोस्वामी ने चैलेंज किया तो उसके विरुद्ध असेंबली को नोटिस गया है कि असेंबली जवाब दे आखिर कि आखिर मामला क्या था। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।